नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल इकोज फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है आदित्य शर्मा जी ने लखनऊ से। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार और आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे पास लखनऊ से आदित्य शर्मा का भेजा हुआ एक बहुत ही दिलचस्प लेटर है। ये कहानी कोई आज की नहीं है, बल्कि लगभग 20 साल पुरानी है। तब आदित्य कॉलेज से निकले एक नौजवान लेखक थे, बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट। हाँ, और लिखने के लिए उन्होंने एक जगह चुनी, सीतापुर जिले का एक दूर दराज गांव धर्मपुर, और वहां थी उनके दादा दादी की एक पुरानी वीरान हवेली। सुनने में तो काफी रोमांटिक लगता है। लगता तो है। आदित्य का ये खत एक सर्द रात के बारे में है, मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसने उनके लॉजिक और रियलिटी को देखने का नजरिया ही बदल दिया। और आज हम इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये कहानी उस पॉइंट पर ले जाती है जहां हमारा तर्क, हमारा लॉजिक जवाब दे जाता है। अच्छा। ये साइकोलॉजी, अकेलापन और सदियों पुरानी लोक कथाओं का एक संगम है। सवाल ये नहीं कि उस रात क्या हुआ था, असली सवाल ये है कि जब दिमाग किसी ऐसी चीज का सामना करता है जिसे वो समझा नहीं सकता, तो वो उस खाली जगह को भरता कैसे है। चलिए तो फिर उसी माहौल से शुरू करते हैं। आदित्य एक पुरानी टूटी फूटी हवेली में अकेले रह रहे थे। बिजली का कोई भरोसा नहीं। अपने लेटर में वो लिखते हैं कि उस वक्त उन्हें लगता था कि दुनिया तर्क, साहित्य और लिखने वाली लंबी रातों से बनी है। एक बहुत ही पोएटिक आइडिया है, लेकिन असलियत कुछ और थी। वो महीनों से राइटर्स ब्लॉक से जूझ रहे थे, मतलब एक शब्द भी नहीं लिखा जा रहा था। और ये राइटर्स ब्लॉक सिर्फ लिखने की रुकावट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। आपका दिमाग एक ही लूप में फंस जाता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। सही। और आप अपने ही विचारों से अलग थलग महसूस करने लगते हैं। अब इस स्टेट को उस माहौल के साथ जोड़कर देखिए। अकेलापन, रात का गहरा सन्नाटा और एक पुरानी हवेली जिसकी अपनी आवाजें होती हैं। जैसे लकड़ी का चरमराना, हाँ, हवा का दरवाजों से टकराना, ये सब मिलकर एक इंटेंस साइकोलॉजिकल प्रेशर कुकर बना देते हैं। बिल्कुल। आदित्य लिखते भी हैं कि हवेली की खामोशी उन्हें खाए जा रही थी। वो कहते हैं कि शहर के शोर में हम भूल जाते हैं कि असली सन्नाटा कितना अग्रेसिव हो सकता है। ऐसे में उनका इमेजिनेशन, जो एक लेखक का सबसे बड़ा टूल है, वही उनका दुश्मन बन गया था। और इसी घुटन से बचने के लिए आदित्य ने एक रूटीन बनाया, लंबी वॉक्स पर जाना। एक क्लासिक एस्केप मैकेनिज्म। हाँ। जब अंदर की दुनिया में बेचैनी हो तो हम बाहर की दुनिया में सुकून ढूंढते हैं। लेकिन उनका चुना हुआ रास्ता भी कुछ कम दिलचस्प नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनका रोज का रास्ता जंगलों से होकर एक कच्ची सड़क पर जाता था, और उस सड़क की खासियत ये थी कि उसके दोनों तरफ कब्रिस्तान थे, एक हिंदू और एक मुस्लिम। अच्छा। और यहीं पर गांव वालों ने उन्हें एक चेतावनी दी थी। ये आया इंटरेस्टिंग पार्ट। उन्होंने आदित्य से कहा था कि कुछ भी हो जाए, अमावस्या की रातों में उस रास्ते पर अकेले मत जाना। एक मिनट, यहाँ एक बहुत जरूरी पॉइंट है। जब हम चेतावनी या अंधविश्वास जैसे शब्द सुनते हैं तो हम उसे मॉडर्न थिंकिंग से रिजेक्ट कर देते हैं, जैसा आदित्य ने किया। बिल्कुल। लेकिन ये चेतावनियां सिर्फ कहानियां नहीं है, ये एक तरह की साइकोलॉजिकल बाउंड्री सेटिंग है। ये वो अदृश्य दीवारें हैं जो एक कम्युनिटी अपने लोगों को उन जगहों और समय से दूर रखने के लिए बनाती हैं जिन्हें वो खतरनाक मानती है, चाहे वो खतरा असली हो या साइकोलॉजिकल। एग्जैक्टली। ये तो बहुत दिलचस्प पॉइंट है, मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा था। पर एक सवाल है, ऐसी कहानियों में हमेशा अमावस्या की रात ही क्यों होती है? क्या इसका कोई साइंटिफिक या साइकोलॉजिकल आधार है? बेहतरीन सवाल है। इसके दो पहलू हैं। पहला, प्योरली फिजिकल। अमावस्या की रात में चांद की रोशनी बिल्कुल नहीं होती, घना अंधेरा। हाँ, घना अंधेरा, जिससे हमारा देखने का सेंस कमजोर पड़ जाता है। और जब एक सेंस कमजोर होता है तो हमारा दिमाग बाकी सेंसेस जैसे सुनने की शक्ति पर जरूरत से ज्यादा डिपेंड करने लगता है। मतलब हल्की सी आवाज भी बहुत तेज लगती है। सही। और दूसरा पहलू साइकोलॉजिकल है। हजारों सालों से अंधेरा हमारे लिए खतरे का सिंबल रहा है। वो डर आज भी हमारे डीएनए में कहीं ना कहीं मौजूद है। तो अमावस्या की रात वो स्टेज सेट करती है जहां हमारा दिमाग पहले से ही हाई अलर्ट पर होता है। और आदित्य ने अपने तर्क के घमंड में इस पूरी चेतावनी को
नजरअंदाज कर दिया। और फिर वो रात आई, एक सर्द रात। घड़ी में लगभग 2 बज रहे थे और आदित्य को नींद नहीं आ रही थी। दिमाग बेचैन था, तो उन्होंने अपनी टॉर्च उठाई और उसी रास्ते पर निकल गए। उसी रास्ते पर? हाँ, वो लिखते हैं कि उस रात माहौल कुछ ज्यादा ही अजीब था। हर तरफ घना कोहरा और एक ऐसी खामोशी जो कानों में चुभ रही थी। उन्होंने लिखा है, कोई चिड़िया, कोई कीड़ा, कोई हवा की आवाज नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे रात ने अपनी सांस रोक ली हो। इसे सेंसरी डेप्रिवेशन कहते हैं। जब आपके आसपास कोई जानी पहचानी आवाज नहीं होती तो दिमाग डिसोरिएंटेड महसूस करने लगता है। वो उस खालीपन को भरने के लिए पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है, और अक्सर ऐसे पैटर्न ढूंढ लेता है जो असल में होते ही नहीं। बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे ऑडिटोरी पेरिडोलिया कहते हैं, सन्नाटे में आवाजें सुनना। ऐसे में दिमाग बहुत ज्यादा सजेस्टेबल हो जाता है। और इसी सजेस्टेबल स्टेट में जब वो कब्रिस्तानों के पास पहुंचे तो उन्हें दूर कोहरे में से एक पीली रोशनी आती हुई दिखी, एक लालटेन। और उस लालटेन के पीछे अंधेरे से एक सिलुएट, एक परछाई बाहर निकली। एक आदमी धोती कुर्ते में, कंधे पर शॉल और हाथ में एक छड़ी। यहाँ एक और साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। रात के 2 बजे एक सुनसान रास्ते पर किसी इंसान का मिलना अपने आप में एक अनएक्सपेक्टेड घटना है। बिल्कुल। दिमाग तुरंत इसे प्रोसेस करने की कोशिश करता है, दोस्त है या दुश्मन। और उस आदमी का पहनावा देखिए, धोती कुर्ता। वो उसे मॉडर्न दुनिया से, आदित्य की दुनिया से बिल्कुल अलग कर देता है, जैसे किसी और समय से निकल कर आ गया हो। सही पकड़ा। शुरू में तो आदित्य को अजीब तरह से राहत मिली कि चलो कम से कम अकेलापन तो दूर हुआ। वो आदमी पास आया और उसकी आवाज बहुत कंफर्टिंग थी, जानी पहचानी सी। उसने बताया कि वो आदित्य के दादा दादी को जानता था और उसने आदित्य की राइटिंग के बारे में भी पूछा। एक बिल्कुल नॉर्मल सी बातचीत शुरू हो गई। और यहीं से ये कहानी मास्टरफुली साइकोलॉजिकल हॉरर में बदल जाती है। डर किसी राक्षस या जंप स्केयर से नहीं आ रहा। नहीं, डर आ रहा है एक बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाली सिचुएशन में छुपी हुई छोटी छोटी अननेचुरल गड़बड़ियों से। हाँ, और पहली गड़बड़ आदित्य ने तब नोटिस की जब उनकी टॉर्च की बैटरी जवाब देने लगी। रोशनी बहुत धीमी हो गई थी। वो लिखते हैं कि उन्होंने बात करते करते कई बार कोशिश की कि टॉर्च की रोशनी चेहरे पे पड़े। हाँ, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। वो आदमी बस कुछ इंच दूर चल रहा था, पर उसका चेहरा हमेशा अंधेरे की एक अजीब सी चादर में लिपटा रहता था। ये एक बहुत ही प्रिमिटिव फियर को ट्रिगर करता है। हम इंसान एक दूसरे पे ट्रस्ट करने के लिए चेहरे के एक्सप्रेशंस पे डिपेंड करते हैं। जब किसी का चेहरा न दिखे तो हमारा दिमाग उसे एक खतरे की तरह रजिस्टर करता है, अनरीडेबल सिग्नल। बिल्कुल। एक और चीज हो सकती है जिसे मनोविज्ञान में ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट कहते हैं। जब आप घने अंधेरे में सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे वो लालटेन को देखते हैं, तो वो स्थिर होने के बावजूद हिलता हुआ महसूस हो सकता है। इससे ब्रेन डिसोरिएंट होता है। लेकिन सबसे डरावनी बात तो इसके बाद आई। ये वो डिटेल है जो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। क्या? चलते चलते आदित्य को अचानक एहसास हुआ कि उन्हें उस आदमी के होने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। मतलब उसकी अपनी आवाज तो आ रही थी, पर उसके शरीर की कोई आवाज नहीं थी। न उसके कदमों की, न उसके कपड़ों की सरसराहट की। ओहो। कच्ची सड़क पर सिर्फ आदित्य के अपने जूतों की चरमराहट थी। वो आदमी उनके साथ चल रहा था, बात कर रहा था, पर फिजिकली जैसे वहां था ही नहीं। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। यहाँ पर लॉजिक पूरी तरह से फेल हो जाता है। हमारा दिमाग जानता है कि हर एक्शन का एक साउंड होता है, सही, चलना, कपड़ों का हिलना। जब ये फंडामेंटल रूल टूटता है तो दिमाग के पास इसे प्रोसेस करने का कोई फ्रेमवर्क नहीं होता। ये एक स्लो बर्न हॉरर है, जहां आपका अपना दिमाग ही आपको बता रहा है कि तुम जिस हकीकत में हो वो हकीकत नहीं है। इस एहसास से आदित्य की घबराहट बढ़ने लगी, दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने खुद को शांत करने के लिए सिगरेट जलाने का फैसला किया। कुछ नॉर्मल करने की कोशिश। हाँ, जेब से माचिस निकाली और सिगरेट जलाने के लिए रुके। वो लिखते हैं कि माचिस की उस छोटी सी आग की रोशनी में उन्हें एक अजीब सा सुकून मिला। लेकिन जैसे ही उन्होंने सिगरेट जलाई और वापस चलना शुरू किया, वो आदमी गायब था। गायब? वो था ही नहीं वहाँ। आग, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है और ये सिंबल बहुत पावरफुल है। लगभग हर लोक कथा और कल्चर में आग को एक प्योरीफायर, एक रक्षक माना गया है। साइकोलॉजिकली भी आग रोशनी देती है अंधेरे को और उसमें छुपे अनजाने खतरों को दूर करती है। तो यहाँ आग का जलना सिर्फ एक एक्शन नहीं है, वो एक तरह का रियलिटी चेक है। जैसे आग जलते ही इल्यूजन टूट गया। बिल्कुल। आदित्य ने घबराकर धीरे से पूछा,
चाचा आप ठीक हैं? उन्हें लगा शायद वो अंधेरे में कहीं गिर गए हों, लेकिन जवाब उनके ठीक पीछे से आया। और आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। वो कंफर्टिंग जानी पहचानी आवाज अब भारी, पुरानी और पथरीली हो गई थी। ओहो, जैसे कोई सदियों पुरानी गुफा से बोल रहा हो। आवाज का बदलना इस बात का सबूत है कि जो कंफर्टिंग पर्सोना था वो एक मुखौटा था, एक जाल था। अब उसका असली नेचर सामने आ रहा है। ये क्लासिक फोकलोर ट्रोप है। और उस बदली हुई डरावनी आवाज ने सिर्फ एक लाइन कही, तुम बाल बाल बच गए। इसके बाद आदित्य ने कुछ नहीं सोचा, वो बस भागे उस अंधेरी सड़क से, उन कब्रिस्तानों के बीच से। वो तब तक भागते रहे जब तक हवेली की धुंधली सी लाइट उन्हें नहीं दिख गई। What's fascinating is, उस आवाज का ये कहना कि तुम बाल बाल बच गए, ये एक धमकी नहीं है, ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। हाँ, और यही चीज इसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है। रहस्य और गहरा हो जाता है। किस चीज से बच गए? क्या होता अगर वो सिगरेट नहीं जलाते? ये सवाल तो परेशान करने वाला है। अगली सुबह जब सब कुछ नॉर्मल लगने लगा, आदित्य ने हिम्मत करके ये बात गांव के एक बुजुर्ग छोटे लाल जी को बताई। अच्छा। छोटे लाल जी ने पूरी कहानी बहुत ध्यान से सुनी और फिर एक ऐसा सीधा सवाल पूछा जिसने आदित्य के होश उड़ा दिए। उन्होंने पूछा, बेटा क्या तुम चलते हुए कुछ गुनगुना रहे थे? देखिए, ये सवाल कहानी को एक बिल्कुल नया डायमेंशन देता है। ये दिखाता है कि छोटे लाल जी के लिए ये कोई रैंडम अनएक्सप्लेन घटना नहीं है। उनके पास इसे समझने का एक फ्रेमवर्क है। हाँ, एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पहले से मौजूद है। वो इसे पैटर्न रिकॉग्निशन के जरिए देख रहे हैं। बिल्कुल। और आदित्य ने जब याद किया तो उन्हें ध्यान आया कि उस खौफनाक खामोशी से बचने के लिए वो धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहे थे। ये सुनकर छोटे लाल जी ने बहुत कामली समझाया, पिछली रात अमावस्या थी। हमारी मान्यताओं के अनुसार ऐसी रातों में कुछ भटकती हुई आत्माएं घूमती हैं और कहते हैं कि वो संगीत की तरफ आकर्षित होती हैं। If we connect this to the bigger picture, ये लोक कथा मतलब फोकलोर का असली काम है। ये उन घटनाओं को एक मीनिंग और स्ट्रक्चर देता है जिन्हें विज्ञान या तर्क समझा नहीं सकता। सही। अमावस्या का समय, संगीत का आकर्षण और फिर आग से बचाओ, ये सब एक कल्चरल बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है जो लोगों को अनजाने खतरों से बचने के लिए नियम देता है। छोटे लाल जी ने आगे कहा, अगर तुमने वो सिगरेट न जलाई होती तो शायद कुछ भी हो सकता था। आग ने तुम्हें बचा लिया। ऐसी शक्तियाँ गर्मी और रोशनी से दूर रहती हैं। आदित्य लिखते हैं कि छोटे लाल जी की बात में जो अटूट विश्वास था, उसने उन्हें उस रात के अनुभव से भी ज्यादा डरा दिया। बिल्कुल, क्योंकि एक अनजान डर से ज्यादा खतरनाक वो डर होता है जिसे दूसरे लोग सच मानते हो, जिसे एक पूरी कम्युनिटी वैलिडेट करती है। सही बात है। जब कोई आपके एक्सपीरियंस को ना सिर्फ मानता है बल्कि उसे अपने कल्चरल बिलीफ्स के फ्रेमवर्क में बिल्कुल सटीक फिट कर देता है, तो आपका शक यकीन में बदलने लगता है। आदित्य का तर्कवादी किला उसी पर ढह गया। So what does this all mean? इस घटना के बाद आदित्य ने धर्मपुर छोड़ दिया। वो अपनी किताब कभी पूरी नहीं कर पाए और लखनऊ लौटकर एक स्कूल टीचर बन गए। वो लिखते हैं कि आज भी 20 साल बाद जब रात शांत होती है तो उन्हें वो 2 कब्रिस्तानों के बीच की सड़क, वो लालटेन वाला आदमी और वो पथरीली आवाज याद आती है, तुम बाल बाल बच गए। और वो आज भी सोचते हैं, हाँ, क्या वो आदमी सच में वहाँ था? और यहाँ हम कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आते हैं। देखिए, इसके 2 एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं। एक कि ये सच में एक पैरानॉर्मल घटना थी जिसे गांव की लोक कथाओं ने बिल्कुल सही समझाया। और दूसरा ये कि ये एक अकेले तनाव में जी रहे नौजवान लेखक के हाई स्ट्रेस दिमाग की उपज थी। सेंसरी डेप्रिवेशन, राइटर्स ब्लॉक का फ्रस्ट्रेशन और गांव वालों की चेतावनी, इन सब ने मिलके एक पावरफुल हेलुसिनेशन पैदा कर दिया। और शायद इसका कोई एक सही जवाब है ही नहीं। शायद नहीं, लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी टेक अवे है वो ये नहीं कि हम भूत या हेलुसिनेशन में से किसी एक को चुने। असली इंसाइट ये है कि फोकलोर हमारे दिमाग के लिए एक, क्या कहते हैं, प्री इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है। अच्छा, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। जब आदित्य का दिमाग अकेलेपन, अंधेरे और अनजानेपन के प्रेशर में आया तो उसने कोई रैंडम डर पैदा नहीं किया। उसने उसी नैरेटिव टेम्पलेट को डिफॉल्ट में चुना जो उसके कल्चर ने सदियों से तैयार किया था। एक आत्मा की कहानी जो अमावस्या को भटकती है, संगीत से आकर्षित होती है और आग से डरती है। एग्जैक्टली, वो आदमी आउटपुट था लेकिन उसका कोड गांव का फोकलोर था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दिमाग मुश्किल हालात में अपनी बनाई कहानियों पर नहीं बल्कि उन कहानियों पर भरोसा करता है
जो उसे विरासत में मिली हैं। बिल्कुल, ये कहानियां, ये अंधविश्वास सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये साइकोलॉजिकल सर्वाइवल किट हैं जो हमें अनजाने को समझने और उससे निपटने का एक तरीका देती हैं। आदित्य की कहानी हमें यही दिखाती है। या श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, जब हम किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जिसे हम समझा नहीं सकते, तो हमारा दिमाग किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिफॉल्ट करता है? हमारे अपने बनाए हुए कौन से अंधविश्वास हैं जो असल में उन अनुभवों पर आधारित हैं जिन्हें हम आसानी से तर्क के दायरे में नहीं रख पाते? ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है ecosfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।